वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल कारकर्दगी के लिहाज से वज़ीर आज़म साहब के नंबर 1 वज़ीर वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया। वो जज्बाती नज़र आए। उन्होंने कुछ शिकवे शिकायतें भी की हैं और उन्होंने ये कहा है कि मेरे खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाई गई है, जबकि उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि मैं इनके सामने डटा रहूँगा, अज़्म के साथ इनका मुकाबला करने आया हूँ, पार्लियामेंट में कमज़ोर तबके की आवाज़ बनने आया हूँ, ये कहा है मुराद सईद ने। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है, उससे एक सवाल पैदा ये होता है कि सियासत में ज़ाती हमलों की हौसला शिकनी आखिर किस तरह से मुमकिन है? कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सियासत में ज़ातियात पर हमले ना किए जाएं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। क्या है नासिर बिग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा सियासत में ये जो ज़ाती हमले होते हैं, आपके ख्याल में किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है कि इस तरह के हमले ना किए जाएं, ऐसे हमलों की हौसला शिकनी की जाए? बहुत आसान तरीका है इसका कि ज़ाती हमले ना किए जाए, बात खत्म हो जाती है। ना आपको प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ेगी, ना फसाद होगा, ना कोई विदाउट FIR छापा मारेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि लेकिन बहुत देर हो गई इस वाक़े को, इस बात को कि हम ये रोते पीटते रहते हैं कि ज़ाती हमले होते हैं। किस तरह के हमले कब हुए, किसने शुरू किए, ये बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको इसके लिए। भुट्टो साहब से शुरू करते हैं, उस ज़माने की बात करते हैं, फिर बेगम भुट्टो के बारे में बात होती है, फिर और मीम्स बनते हैं ज़िया-उल हक के, वगैरह वगैरह बात चलती है। लेकिन एक बात तय है कि इस दौर में जो दौर हमारा चल रहा है, इस दौर बल्कि भुट्टो साहब को तो बताऊँ मैं आपको कि बहुत से लोग गवाह हैं इस बात के, हिंदू भी करार दिया गया था कि भुट्टो साहब हिंदू हैं, और उनकी माँ के बारे में बहुत सी बातें की गई थी। तो तारीख़ के अंदर मौजूद है वो, तो मिसालें मौजूद हैं, वो मिसालें नाकाबिल रश्क हैं। लेकिन इस दौर में जो आज का दौर गुजर रहा है 3, 4, 5 साल का, कमाल हो गया है कि और उसकी वजह सोशल मीडिया और लाइव ब्रॉडकास्टिंग है। पहले हम जब लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए बैठते थे तो हमारे पास एक बंदा बैठता था जो डिले सिस्टम पे काम करता था, और उसका काम ये होता था कि गंदा लफ्ज़, कोई बुरी बात पर वो अपना क्लिक करता था और आवाज़ म्यूट हो जाती थी या उस पर टू आ जाता था। लेकिन वो टू इतना बढ़ गया कि प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया। मतलब लाइव प्रोग्राम में अगर लाइव तकरीर हो रही है 15 मिनट की, 10 मिनट की, और उस पर 15 मिनट तक, 10 मिनट तक आपका बंदा वो टू करता रहे तो 4-5 गाली निकल जाया करती थी। तो ये मजबूरी हो गई हमारी एक। लेकिन एक समाजी और माशरती रवैया जो बना, वो बना धरने के बाद, धरने के दौरान, वहाँ से अब ओश का कल्चर शुरू होता है। अब ओश से बात बढ़ती है आगे, और वो कहाँ तक जाती है, वो एक औरत की तक जाती है जो ICU में पड़ी हुई है और जिसको जो करीबुल मर गए, और उसके बारे में बातें बनती हैं। फिर मुराद सईद के बारे में बहुत बातें हुई, बिलावल के बारे में क्या बातें नहीं हुई, बख्तावर के बारे में क्या बातें नहीं हुई, मरियम के बारे में क्या बातें नहीं, इमरान खान साहब के बारे में क्या बातें नहीं हुई। तो ये बातें होती रही और दोनों तरफ इसमें इन्वॉल्व हैं, वो एक कम कुछ ज़्यादा। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, और मुराद सईद ने ही पार्लियामेंट में पर्ची चेयरमैन का जो टाइटल था वो मुतारिफ कराया था, जिसके बाद जाहिर सी बात है फिर कादिर पटेल वगैरह भी आ गए, चैंपियंस मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा मुराद सईद ने कि उनके खिलाफ लोग खड़े किए जाते हैं, और बिलावल के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी लोग खड़े किए जाते हैं। हमें पता है ये कि किस तरह कार्रवाई होती है, क्या वारदात होती है। इसका तरीक़ा मुझे समझ नहीं आता क्या होता है। तरीक़ा सिर्फ यही है कि इस तरह की बात ना की जाए, लेकिन इस तरह की बात करने की हौसला अफजाई हुई है। मैं पंजाब के बाज़ वज़ीरों को जानता हूँ जिनको वज़ारत इत्तलात बिना पर छोड़ना पड़ी कि वो TV पर बैठ कर गालियाँ ना दे पाए। और शमशाद बुखारी से पूछ लें आप, तो उन्हें चोटाया गया था, और लोगों से पूछ लें कि वो नहीं दे पाए। जो जितना तेज बोल सकता है अब उसको TV पर भेजते हैं। पहले TV वाले खुद बुला लिया करते थे, अब पार्टियां भेजती हैं कि हम भेजेंगे, कौन कौन गेस्ट है, उसकी टक्कर का गाली देने वाला आता है फिर कि वो बुरा भला कहेगा, और होस्ट बेचारा बैठा रहता है। मेरा ख्याल है चैनल्स को भी, अखबारात को भी पहले तय करना पड़ेगा अपना सिस्टम कि वो क्या करें, किस तरह चलाएं। ब्लैक आउट करना है, ब्लैक आउट कर दें यार,
कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलके बैठ, मसला तो ये ना कि मिलकर नहीं बैठ पा रहे हैं ये लोग। मिलके बैठेंगे तो गालियां कम होंगी, आई एम श्योर। अगर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो मिलके बैठे, इन गालियों कम करें, इन बातों को कम करें, काम करें। अब वक्त आ रहा है वोट का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मिलकर बैठना चाहिए ताकि इस्लाहात की जा सके। इस सिलसिले में भी जुनैरा, ये पर्सनल अटैक्स, ज़ातियात पर हमले, आखिर ये रवैये हैं ही क्यों? बिकॉज हम लोग एज अ सोसाइटी और एज अ नेशन एक्सट्रीमिस्ट हैं। हर मामले में हमने एक्सट्रीम पे जाना होता है। मिडिल ग्राउंड हमने रखी नहीं है किसी शोबे में भी, किसी जगह पे भी, जहाँ पे एक छोटी सी ऐसी नीश मिलती हो जहाँ पे लोग कम से कम कन्वर्ज करें। चले ना कन्वर्ज करें, वो जगह वहीं रहती, कम से कम खाली रहती, लेकिन वो जगह पुर कर ली है एक्सट्रीमिज़म ने। इतनी बुरी लैंग्वेज, इतना ऊंचा बोलना और बुरे से बुरा बोलना, ये वो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आपके जो लीडर्स हैं वो आपको शाबाश देते हैं और आपकी बड़ी वाह होती है। मीडिया में भी आपकी रेटिंग भी आती है और इसको कहते हैं स्पाइस है जी। ये तो स्पाइस है आजकल का, ये तो एक नया फ्लेवर आ जाता है अगर इस तरह का काम हो जाए प्रोग्राम में, तो हम सब जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं मीडिया ने अगर इसको शुरू नहीं किया तो इसकी हौसला अफजाई की है TRPs के चक्कर में। एक्सक्यूज़ मी, मुझे बताएं कितनी देर लगती है किसी को ऑफ फेयर करते हुए और कंसेंसस के साथ मीडिया में सारे डन कर लें कि जो शख्स बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा, बुरे तरीके से बोलेगा, एक्सट्रीमिज़म या हेट मॉन्गरिंग करेगा, हम उसको एयर टाइम नहीं देंगे। कितनी देर लगती है डिसीजन लेने में? कोई भी नहीं लेता, इसलिए क्योंकि सब इसमें से प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर आप एक्सट्रीमिज़म सेल कर रहे हैं टीवीज़ पे, तो फिर सोसाइटी में भी वही मिलेगा। फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मॉब इकट्ठा नहीं होगा, लिंचिंग नहीं करेगा, लोगों को आग नहीं लगाएगा, फतवे नहीं जारी करने पड़ेंगे। सो हम सब ने हिस्सा डाला है और बीइंग अ मेजर स्टेक होल्डर इन द स्टेट मशीनरी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मीडिया पे है। काम तो फातिमा जिन्ना से शुरू हो गया था, तभी क्यों नहीं सारे लोग खड़े हो गए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनको जो कुछ कहा वो कहने की कोशिश की। और एक और चीज़, जब औरत के ऊपर बात होती है उस वक्त मर्द खड़े नहीं होते। जब किसी खातून के ऊपर इस तरह के पर्सनल अटैक्स होते हैं उस वक्त मैंने नहीं देखा कि कलेक्टिवली मर्द खड़े हो रहे हों कि दिस इज़ रॉन्ग। लेकिन जब किसी मर्द पे बात होती है तो हम जैसी सारी ख़वातीन बोलती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इक्वालिटी का यही मकसद है कि इज़्ज़त सबकी बराबर है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर किसी की बीवी को, किसी की बहन को, किसी की घर की औरत को गाली पड़ रही है, कोई बात नहीं, हमें क्या, तो वो मुड़ के आपके ऊपर आता है, तो फिर आप चीखते क्यों हैं? तो वी हैव अ हिस्ट्री। हमने जमायमा से लेके फातिमा जिन्ना से लेके कलसूम नवाज से लेके किसी खातून को नहीं बख्शा। और आई थिंक एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में आज अगर एक मर्द इनसिक्योर फील कर रहा है तो ये तो फिर एक्सट्रीमिज़म ही हो गया ना, उससे कम नहीं है ये। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, ये जो मुराद सईद ने आज शिकवा किया है, आपके ख्याल में ये जायज़ है? एब्सोल्युटली। देखें, एक तो वो सेल्फ मेड मैन है, ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट। देन यंग एक्जुबरेंट, वो एक मिनिस्टर है, अनटायरिंग है, एनर्जेटिक है। और आपने देखा कि पाकिस्तान पोस्ट को वो कहाँ से कहाँ ले गया और अभी 32 दर्जे और बढ़ भी गया है। नेशनल NHA में भी बहुत काम किए हैं, एंड इज डूइंग गुड जॉब। और ये ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन रिमार्क्स चाहे वो इनकी इसके बारे में हो, आपने देखा होगा कि इनकी बहनों के बारे में बात की गई, खातून अव्वल के बारे में बात की। आई थिंक वी फील प्राइड कि इस तरह की पर्सनल अटैक्स किए जाएं। व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ योर प्रोफेशनल एबिलिटीज, देन यू स्टार्ट अटैकिंग, डूइंग पर्सनल अटैक। एक तो ये वजह हो जाती है। सेकेंड, रूल्स मीडिया का बिल्कुल जैसे जुनैरा कह रही है, डेफिनेटली मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल। जहाँ लड़ाई हुई, गाल गलोच हुआ, पर्सनल अटैक हुए, आप खुला छोड़ देते हैं, चले जी लड़ें, एंड दैट्स यू फील कि आपकी रेटिंग और आपकी बढ़ गई है। तो ये एक पैमरा के बड़े क्लियर होने चाहिए और उसमें ये सब मीडिया हाउसेज को भी चले जाएँ, पॉलिटिशियंस को भी चले जाए। जहाँ आपने पर्सनल किसी के लाइफ के बारे में बात की तो वी आर गोइंग टू पुट यू ऑफ द एयर। एक तो ये हमें करना चाहिए। उसके बाद आपके पास और भी कानून है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, खैर वो इसमें आई डोंट थिंक दे कम इन, बट पैमरा का बेसिकली काम है कि इसको कंट्रोल करें और किसी को भी नहीं बोलने दें। ये जो एक नया ट्रेंड चला गया, और ये सबसे ट्रेंड स्टार्ट हुआ PMLN के वक्त में, जब इन्होंने सोशल मीडिया एक्टिव किया
और जब से शुरू होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एक दो बेगमात के बारे में वो भी बातें की जाती हैं, इनकरेज किया जाता है, और ये अब ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए। और इसको अवाम पसंद नहीं करते हैं, कोई भी इज़्ज़तदार लोग नहीं पसंद करेगा कि किसी की फैमिली के बारे में हम डिफरेंट किस्म के वर्ड इस्तेमाल करें, उनको एम्बैरस किया जाए। उनकी ये नहीं सोचते कि फैमिली को कितना टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, वो चीज़ें होती हैं। तो ये एक, और इसको एक असम्बली में भी ले आएँ, असम्बली में लाकर डिस्कस करें। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ये कि असम्बली में आके लीडर्स ऑफ अपोजिशन, लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट और पार्टी हेड्स आके बात करें, वो बताएं कि जी आइंदा के लिए नोबडी विल टॉक अबाउट पर्सनल थिंग, इट इज़ ओनली पॉलिटिकल एंड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्रीज। ठीक, अंबर, आपके ख्याल में किस तरह की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि सियासतदान या फिर कोई भी हो वो हिम्मत ना कर सके इस सब की? देखिए, मैं कहूँगी कि एक शख्स को हदफ बनाना, चाहे आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, और इस तरह से आप देखें कि किस तरह के रियासती जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितनी तेज़ी से काम करते हैं, इससे नहीं होगा। हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं जहाँ एक को सज़ा होती है या एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है लेकिन कुछ नहीं होता। दिस डज नीड टू बी कलेक्टिव। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अभी हम बात करें मुराद सईद साहब पर, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनकी कारकर्दगी के हवाले से तनकीद जायज़ है, ज़ाती हमले जायज़ नहीं है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ मुराद सईद जो हैं वो उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से तमाम जो ख़वातीन सियासतदान हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा जाता है वो भी गलत है। इसमें सिर्फ मैं कहूँगी कि जो इब्तदा हुई थी, ब्रिगेडियर साहब ने तो कहा था कि ये इस वक्त PMLN ने की थी। मैं तो कहूँगी कि इससे कबल आप देखिए जब PTI, क्योंकि PTI ऐसी सियासी जमात है जिसने लीड लिया है, जिसने सबको एक तरह से आपको डिजिटल पॉलिटिक्स के बारे में सबको सिखाया कि किस तरह से सोशल मीडिया पे करते। गाली गलोच का ये दोबारा से जो 90 की दिहाई का था ये जो रिवाज है, ये तब से शुरू हुआ है जब सोशल मीडिया पे ज़्यादा आप अपने अपोनेंट को, अपने मुखालिफ को ज़ाती हमलों के ज़रिए भी उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे होते हैं, बशमूल इमरान खान साहब खुद, जिन्होंने ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है। शेख रशीद साहब हो गए, आप ख्वाजा आसिफ को देखें किस तरह से शीरी मज़ारी साहिबा के बारे में बात की, जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो हम उसकी मजम्मत तो कर लेते हैं लेकिन उसकी पजीराई आपको सोशल मीडिया पर भी नज़र आती है। और जैसे नासिर साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो उन अकाउंट्स को भी फॉलो करते हैं, जो गाली गलोच करते हैं या उनको शाबाशी देते हैं जब वो TV पर आकर ऐसी बातें करते हैं। पार्लियामेंट में आपको याद होगा कि किस तरह से हाथापाई हुई थी, लड़ाई हुई थी, गालम गलोच हुई थी, लेकिन इससे तसी नहीं हुई। मैं एक और पॉइंट लाना चाह रही हूँ कि ये जो रिवाज जिसकी हम तनकीद करते रहते मजम्मत करते रहते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक केस से तो नहीं होगा। 2 साल कबल हम कुछ खवातीन सहाफ़ी थी जिन्होंने एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया था जिसमें हमने निशानदेही की थी कि ये कल्चर क्या कर रहा है और उसके लिए क्या करना चाहिए। इसमें हमने 2-3 बातें की थी, जिस मोटी मोटी मैं कहूँगी कि हमने कहा था कि हम सबूत पेश करेंगे, इसकी तहकीक हो कि ये कौन से अकाउंट्स हैं और इनको सामने लाया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIA को तलब किया जाए। और हमने ये भी साथ साथ कहा था कि तमाम सियासी जमातें एक ज़ाब्ता अखलाक, एक डिजिटल या सोशल मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट और अपने जो अहलकार है जो उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं या सेकेंड टियर के जो चला रहे हैं उनकी निशानदेही की जाए। ये काम नहीं हुआ और अब भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सहाफ़ियों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ ज़ाती हमले जारी रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमने कोई अहद नहीं किया। ये सूट करता है सियासी जमातों को क्योंकि वो उनका जो बयानिया होता है वो जज्बात पर की बुनियाद पर होता है। ठीक, मुजम्मिल सोहवर्दी साहब, मुराद सईद साहब कहते हैं कि मैं जब बात करता हूं तो दलाइल से करता हूं, लेकिन मुझे दलाइल का जवाब जो है वो गालियों से मिलता है। आपके ख्याल में उन्होंने जो ये शिकवा किया है वो जायज़ है? नहीं, पिछले 3 साल से उनकी तकरीर की वजह से अपोजिशन पार्लियामेंट से बाइकाट करती है और वॉकआउट करके चली जाती है क्योंकि उनकी ज़ुबान पर सबको एतराज़ है। और PTI में वो ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला कोई दूसरा शख्स तो मिलता नहीं है। क्यों सिर्फ मुराद सईद साहब को ही अपोजिशन लीडर्स की बातों का जवाब देने के लिए खड़ा किया जाता है? PTI में बाकी और कोई लीडर नहीं है जो पार्लियामेंट में तकरीर करके अपोजिशन को जवाब दे सके? कितनी तकारीर का मौका पार्लियामेंट में मुराद सईद साहब को दिया गया और उसके मुकाबले में बाकी लोगों को कितना मौका दिया गया है
क्यों स्पीकर साहब हर दफ़ा मुराद सईद साहब को ही फ्लोर देते हैं और उस फ्लोर के बाद अपोजिशन को मजबूरन बाइकाट करके जाना पड़ता है, क्योंकि वो ज़ुबान जो वो इस्तेमाल करते हैं वो बैठकर सुनी नहीं जा सकती है। क्यों पीटीआई ने हर बार उन्हीं को हौसला अफजाई के लिए गालियाँ देने के लिए खड़ा किया जाता है पार्लियामेंट में? अगर ये देखा गया है कि उनकी तकरीर का बाइकाट होता है तो और कोई बात कर ले, लेकिन क्यों अपोजिशन से कोई भी बात करे जवाब मुराद सईद नहीं देना है, क्योंकि उससे बेहतर जवाब कोई और दे ही नहीं सकता, वो बेहतरीन जवाब देते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप 3.5 साल से गालियां निकाल रहे हैं तो अगर एक दफ़ा पड़ गई हैं तो हौसले से बर्दाश्त कर लें। आपकी तो 3.5 साल से सब सुन रहे हैं और पूरी पार्लियामेंट में सुन रहे हैं, आप सरेआम निकाल रहे हैं, सबको गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं, लोगों के ख़ानदानों तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मुराद सईद साहब का गिला बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये कल्चर उन्होंने शुरू किया, बल्कि पार्लियामेंट में भी शुरू किया, और अगर मैं तो नहीं समझता उनका कुछ गिला जो है वो जायज़ है। उन्हें सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी होगी, उन्हें कौम के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि मैं 3.5 साल से गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था, मैं माजरत खा हूँ, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मेरी वजह से इस मुल्क का कल्चर बहुत ख़राब हुआ है, मेरी वजह से पाकिस्तान की सियासत आलूदा हुई है, इसमें बदतमीज़ी और गालम गलूच का कल्चर परवान चढ़ा है, मैं उसका बुनियादी ज़िम्मेदार हूँ और कलीदी ज़िम्मेदारों में से एक हूँ। फिर तो मैं समझता कि उन्होंने कोई आज कन्फेशनल स्टेटमेंट की है, उन्हें एहसास हो गया है और बात कोई आगे चल सकती है। ठीक, एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि ठीक है, हमने सोशल मीडिया और सियासतदानों सबको लपेट दिया, बहुत हकीकी बात भी यही है कि जिम्मेदार भी यही है, इन्होंने ही हरकतें शुरू की पार्लियामेंट के अंदर भी। लेकिन एक और मुझे तकलीफ होती है बात की कि जब एक आम साहिल अपनी शिकायत लेकर जाता है किसी इदारे के पास तो वो पड़ी रहती है, उसके पास वो सड़ती रहती है, उसको दीमक लग जाती है, और एक वजीर जब जाता है दरख्वास्त लेकर तो दरख्वास्त रजिस्टर होने से पहले उस पर काम हो जाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। कल एक चैनल शिकायत कर रहा था कि उसकी 6000 शिकायतें साइबर क्राइम की पेंडिंग पड़ी हुई, 6000, और एक एंकर कह रहा था कि मेरी 7 शिकायतें पड़ी हुई हैं साइबर क्राइम की और उन पर कुछ नहीं हुआ। तो ये भी देखना पड़ेगा ना, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कानून सबके लिए एक जैसा, तो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और अगर इदारे इसमें टांग अड़ा रहे हैं तो फिर उनको अक्रॉस दी बोर्ड काम करना पड़ेगा कि जिसकी शिकायत आ रही है उसको प्रायोरिटी में रखे, जिसकी बाद में आ रही है उसको बाद में रखे। ये ना हो कि वारदात पहले डाल दें और शिकायत बाद में, चुनाचे कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर कानूनी है। ठीक है, अंबर, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं। ब्रिगेडियर साहब के कमेंट के बाद आपके जाने बाती हूं। जी ब्रिगेडियर साहब। अंबर, देखें शाइस्ता बात ये है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस, एक पर्सनल जातियात के ऊपर हमला करना, कैरेक्टर के ऊपर हमला करना, फैमिली के ऊपर हमला करना, और एक ये है कि पॉलिटिकल जो गिमिक्री होती है जिसमें बात करते हैं जी वो करप्ट है, उसने करप्शन की है, मुल्क का पैसा लूटा है, उन्होंने ये कर दी। दैट इज अ बिग डिफरेंस, एंड आई थिंक आई पैनलिस्ट दे मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल अटैक्स, फैमिली अटैक्स एंड पॉलिटिकल अटैक्स। ठीक, जी अंबर। चोर डाकू क्या होता है फिर? चोरों डाकू कहना क्या होता है? उनको लूटा उसने, चोरी किया मुल्क का पैसा, ये फर्क है। तो पर्सनल हो गया ना, डाकू कहीं साबित हुआ है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हुआ है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हुआ है? क्या करें, कोर्ट ही आपके है ना, कोर्ट सारे आपके बने हुए, तो क्या करें? तो फिर आप इजाजत दे दें गालियां देने की, कोर्ट नहीं मानती तो आप इजाजत दे दें, गालियां निकालने की खुली इजाजत दे दें, कोर्ट नहीं मानता। किसी को चोर कहना बहुत बड़ी गाली है, किसी को डकैत कहना गाली है, किसी को करप्ट कहना गाली है, क्यों नहीं गाली है? आप क्या कल्चर कह रहे हैं कि ये कोई गाली नहीं है? तो साबित तो नहीं हुआ ना अभी, केस तो झूठे भी साबित हो रहे हैं, केस तो झूठे भी साबित हो रहे हैं। आप चोर कह दे, किसी को डाकू कह दे, मैं अंबर आप कहिएगा। जी, ये चोर डाकू और फैमिली जाती है, मुझे मैं ये कहना चाहता हूं, अंबर से बात कर लो फिर आपकी जाने भी आ जाऊंगी। हम पर्सनल क्यों हो रहे हैं? जी अंबर। नहीं, मुजम्मिल साहब अपनी बात कर लें, क्योंकि मेरा पॉइंट सेपरेट था और ये बहुत अहम भी है, मगर बात कर लें मुजम्मिल साहब। चले जी मुजम्मिल साहब। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम टीवी पर बैठ के कोई बात करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसके लिए डेफेमेशन लॉज मौजूद हैं। वो डेफेमेशन लॉज के तहत आता है, वो साइबर क्राइम के तहत नहीं आता है।
चूंकि आप क्रिमिनल पेनल्टी देना चाहते थे एक टीवी शो पे होने वाली बात को, तो आपने उसके लिए फौजदारी रास्ता अपनाया। हालांकि उसके लिए मुल्क में डेफेमेशन के लॉज मौजूद हैं, आपको डेफेमेशन लॉज के तहत कार्रवाई करनी थी, लेकिन मिनिस्टर साहब ने शॉर्टकट अपनाया क्योंकि वो पुलिस और मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे बाकी एनालिस्ट के पास भी जाना है। जी अंबर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। जी, इसमें एक तो पॉइंट्स है जो शायद मुजम्मिल साहब भी बात कर रहे थे, साइबर क्राइम, और मैं कहूँगी दोबारा से मैं ख़वातीन सहाफ़ियों की अपनी बात करी, आम साइलिन की बात कर रहे थे नासिर बेग चुगताई साहब। बहुत सारी ख़वातीन, अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अब रिपोर्ट भी अभी आई है कि किस तरह से FIA की साइबर क्राइम विंग है ख़वातीन के केसेस में कितना डिले करती हैं, फाइलें गुम जाती हैं, वो केस परस्यू नहीं करती। सवाल मेरे ख्याल में कि इस वक्त ये भी पैदा होता है, ये ज़्यादा मेरे ख्याल में कि जो गाली गलोच का कल्चर है इसका शायद हल हम 15 मिनट में तो नहीं निकाल सकते, ना हमारी कोई बात सुनता है। लेकिन अगर आप आम लोगों के लिए जो इंसाफ है, जो ख़वातीन जाती हैं शिकायत करती हैं हिरासगी के केसेस के हवाले से, वो अगर FIA साइबर क्राइम विंग उतनी तेज़ी दिखा दे तो मेरे ख्याल में कि हम ये कह सकेंगे कि इस वक्त एक नहीं, मतलब दो नहीं, एक पाकिस्तान है। जुनैरा, एक तो सारा मामला सोशल मीडिया पे नहीं डाल देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ स्टार्ट होती है पर्सनल लेवल से, पर्सनल अखलाकियात से, आपकी पर्सनल तरबियत से, आपकी पर्सनल सोच से। तो अगर आपकी सोच अच्छी है तो ट्विटर पे या फेसबुक पे वो रिफ़्लेक्ट करेगी, अगर आपकी सोच बुरी है तो वही रिफ़्लेक्ट करेगी। सो ये आपकी सोच का मसला है, इसमें किसी टेक्नोलॉजी का या किसी प्लेटफॉर्म का कतन कोई कसूर नहीं है। दूसरा ये कि बहुत ही एक अफसोसनाक बात है, लेकिन मुझे यहाँ कहनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम सही डायग्नोसिस तक नहीं पहुँचेंगे हम चीज़ों को ठीक नहीं कर सकेंगे। अगर आपने अपना फ्यूचर पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्पोक्स पर्सन बनने से मंसूब कर दिया है, आप अपनी जॉब को जस्टिफाई नहीं करते। आप समझते हैं फ़लाँ की हुकूमत आई तो मुझे फ़ायदा होगा, मैं उन्हें बताऊंगा मैंने फ़लाँ वक्त में आपका कितना साथ दिया था। यही चीज़ हमने चैनल्स में भी देखी है, यही चीज़ हमने इंडिविजुअल जर्नलिस्ट में भी देखी है। तो जब आपकी चीज़ें अखलाकियात से इतनी गिर जाएँ कि आप किसी के स्पोक्स पर्सन बन के दूसरों को गालियां दें, तो चाहे वो मुराद सईद हो, चाहे वो कोई भी हो, वो यही डिज़र्व करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिया गया है कि कोई शरीफ आदमी जिसको अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है वो इसमें आने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्की सियासत में अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, उन्हें अदम एतमाद का रिस्क लेना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों में अरकान असम्बली फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने इत्तेहादियों को अपने साथ रखने के लिए उन्हें मजीद वजारतें देने का फैसला किया है। इसी हिकमत अमली के तहत वफाकी काबीना में 5 नए वजीर ममलकत और पंजाब हुकूमत में 4 नए वज़रा शामिल किए जाएंगे। सवाल यह है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं, तो मौजूदा सियासी हालात में किसका पलड़ा भारी होगा? NBC, आपने हमेशा इस प्रोग्राम में यही कहा है कि अदम एतमाद नहीं आने वाली, लेकिन जैसे आज मरियम ने भी कहा कि रिस्क लेना चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि अपोजिशन अब तक इबाम में है या कि अदम एतमाद लानी है या नहीं? NBC, आपकी जानिब भी आऊँगी। जुनैरा, आपके ख्याल में क्या लगता है, अपोजिशन जो है वो कन्फर्म्ड है कि अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी? नहीं, दे आर वेरी श्योर कि नहीं लानी। और वो जो कह रही हैं कि अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, बड़ी बात है। उन्होंने कोई ऐसी ऐनक लगा ली है कि उन्हें नज़र आना शुरू हो गया है कि अवाम अपोजिशन की तरफ भी देखते हैं। अगर गवर्नमेंट से तंग हो तो उनको उम्मीद अपोजिशन से ही होती है। तो इतनी महंगाई और मतलब हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो महंगा कमोडिटी हम देख रहे हैं अपने मुल्क में, जिससे पहिया चलता है गरीब इंसान का, जिसे कहते हैं, अगर उसके होते हुए भी वो सोच रही हैं और वो कह रही हैं रिस्क लेना चाहिए, तो फिर तो मेरे ख्याल है हुकूमत में और अपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आगे बल्दियाती इलेक्शन आने लगे हैं पंजाब में, आप देखिएगा इन सब का फोकस उस पर चला जाएगा। 23 मार्च वाला मार्च भी नहीं होगा, ये सिर्फ वक्त गुजारेंगे
आपको कभी कोई और बयान यही वाला देता नज़र आएगा, कभी कोई और ये बयान देगा। सिर्फ न्यूज़ की फीड भर रहे हैं ये लोग, रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन को बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं लेके आ रहे। वरना अगर फेल्ड अटैम्प्ट ही कर देते तो हमें ये पता चलता कि कुछ तो हमसे सिंसियर हैं, कुछ तो इनको आवाम की फ़िक्र है। जो हर दफ़ा एक ट्वीट झाड़ दी जाती है कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, आवाम की कमर टूट गई, वो एक अजीब से जुमले हैं लिखे पड़े जो पता नहीं सदियों से याद हो गए। कल एक दो बच्चे जो हैं वो उसी ज़ुबान में एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, एक उन्होंने पैरोडी बनाई हुई थी। तो अगर जेन्युइन इनके अंदर दम हम हो तो ये ले आएँ। नंबर पूरे होते हैं या नहीं होते, अब तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी कह दिया है कि अगर आप मूव करेंगे तो हम आपकी हमायत करेंगे। देर किस चीज़ की है? देर सिर्फ इस चीज़ की है कि ये लोग इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, नहीं चाहते दरमियान में कोई ऐसा सेटअप बने जिसका फ़ायदा क्यू लीग को पहुंच जाए, या इंटरिम गवर्नमेंट में मैंने पहले भी कहा था अपने बेस्ट हॉर्स की कुर्बानी कोई भी पार्टी ख़ासतौर पे नून लीग नहीं देना चाहेगी। और उसके अलावा हाउस ऑफ शरीफ की डिविजन्स, मुस्लिम लीग नून और जरदारी के डिफरेंसेस, टू मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व एंड नोबडी इज़ गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट। कोई भी नहीं ऐसा करेगा, ये सिर्फ बयानबाजी है। ठीक, आपके नज़दीक ये सिर्फ बयानबाजी। अंबर, वजारतें देकर क्या हुकूमत इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़े रख सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में कि सिर्फ वजारतों से तो नहीं चलेगा। इत्तेहादियों को इशारे का इंतज़ार है और वो आपस में एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि हवा किस रुख है। वजारत एक शॉर्ट टर्म है क्योंकि सबको अगली इलेक्शन की भी फिक्र है। तो अगले इलेक्शन क्या मुकम्मल तौर पर फ्री एंड फेयर होंगे, इसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी, फिर ये भी सवाल बनता है। तो इत्तेहादियों के वक्ती तौर पर तो खुश किया जा सकता है, लेकिन ये जो दो फैक्टर्स हैं, अगले इलेक्शंस होंगे या इशारा हो गया, उसी से आपको एक अंदाज़ा होगा कि क्या वो साथ देंगे अपोजिशन जमातों का या नहीं। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि हमें आखिरी मिनट तक ज़ाहिर बातचीत बहुत हो रही है, जहांगीर तरीन ग्रुप भी बहुत मुतहरक है, वहाँ से भी कुछ बातचीत चल रही है। सब इस वक्त देख रहे हैं कि क्या इशारा है, किस तरफ है, और फिर ये बहुत सारे बयानात तो आएंगे। और अगर जो तहरीक अदम एतमाद आती भी है, हमें शायद उसी दिन मालूम होगा कि ये कामयाब होगी या नहीं। फ़िलहाल तो थिंग्स आर ऑल अप इन द एयर। ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा क्या लग रहा है मौजूदा सियासी हालात में किसका पलड़ा भारी होगा? देखें, एक तो पिछले 3.5 साल में कभी भी अपोजिशन ने ये नहीं कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं मिलकर, बल्कि बड़ी अपोजिशन जमातें इसकी मुखालफ ही रही हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद की बात करती रही है, बल्कि बाकी जमातों ने इसकी मुखालफत की है। और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें अदम एतमाद पर मुत्तफिक नज़र आ रही हैं। लिहाजा इसलिए मुझे ये लगता है कि ये अदम एतमाद पेश होगी और अब सिर्फ इसमें नंबर पूरे करने की बात है। हुकूमती इत्तेहादियों ने मुस्बत इशारे दिए हैं। आप देखें, पेट्रोल की प्राइसेस तो 3.5 साल से बढ़ रही हैं, लेकिन पहली दफ़ा हुकूमती इत्तेहादियों ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि ये वापस लिए जाएं वरना हम फैसला करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने भी ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे लगता है अगले 15-20 दिन में चीज़ें शेप अप होंगी और बात अदम एतमाद की तरफ जाएगी। ठीक, NBC, आपके ख्याल में सियासी मैदान में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो खुद अपनी हुकूमत है उनकी PTI की ये चैलेंज है। मैंने बहुत दिनों पहले, शायद साल भर पहले कहा था कि हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरे। अब इस हुकूमत के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो आपको नजर आने शुरू हो गए हैं बड़े पैमाने पर। कराची की अगर आप PTI की मिसाल लें तो उसमें तोड़फोड़ शुरू हो गई है। 5 लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं आज, बड़े लोगों ने, जो फाउंडर भी थे जवाद के बाद। तो इस सूरत हाल है। फिर ये कि आप जब एक उसूली पार्टी, एक पार्टी जो बड़ी मोरल की बात करती है और उसूलों की बात करती है, कहती है कि साहब मैं जमहूरियत चाहता हूँ, मैं कानून चाहता हूँ, पार्लियामेंट के बालादस्ती चाहता हूँ, ब्लैकमेल नहीं होगा, वो जब आखिरी स्टेज पर आकर काबीना को एक्सटेंड करना चाहती है, काबीना को वुसअत देती है, तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए ना। उसकी वजह ये है कि वो ब्लैकमेल हो रही है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी और पंजाब गवर्नमेंट भी ब्लैकमेल हो रही है और बहुत बुरी तरह हो रही है। चुनांचे अब कल मैंने अर्ज़ किया था कि वफाकी काबीना एक्सटेंड होगी, MQM को एक आध वजारत और मिलेगी, बाप पार्टी वाले बिल्कुल तुले बैठे हुए 3-4 वजारतों के लिए,
दो पेशाब तैयार हो जाएंगे। वो पंजाब की सूरत हाल ये है कि मैं सुबह सुन रहा था उनके तर्जुमान को, वो बड़ी हसरत से कह रहे थे कि हमारे पास 41 वज़रा की गुंजाइश है, बाकी हमें आइन अलाउ नहीं करता, तो शायद कोई और रास्ता निकाला जाए मजीद इजाफा करने का। लेकिन जब हुकूमत काबीना में इजाफे की और वसअत पे मजबूर हो जाए तो इसका मतलब है वो ब्लैकमेल हो रही है, वो मजबूर है, वो कमज़ोर है, और इस उम्र कमज़ोरी आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादियों का किरदार कितना अहम देख रहे हैं आप? शाइस्ता, बात यह है कि जब हुकूमत कमज़ोर होती है, 7-8 सीटों की मेजॉरिटी पे खड़ी होती है, तो एवरीबॉडी कैन बेल आउट, और उसकी वजह से वो सारे ब्लैकमेल करते हैं। और यही एक इस वक्त इमरान खान की प्रॉब्लम है कि हर एक कहीं भी क्या कोई मौका आता है, सब इत्तेहादी खड़े हो जाते हैं और अपनी ब्लैकमेलिंग में दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हों या कोई फंड्स हों या कोई और प्रॉब्लम्स हों, दे ऑल वांटेड। और यही पे इस सिस्टम का पिटफॉल जो इस वक्त गवर्नमेंट को फेस हो रहा है। ही वांटेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं कर सकते, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। सेकंड, अगर आप मरियम नवाज की आज बात सुने कि अगर रिस्क लेना पड़ेगा, मीन्स कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, कि उनकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। फिर पीडीएम की आपको पता है कि बहुत वीक सिचुएशन है, डेड हॉर्स है। मैं अभी भी कहता हूँ कि इट इज़ अ डेड हॉर्स, इट हैज़ नो वैल्यू। जब पीपल्स पार्टी निकल गई थी और तहरीक एक दफ़ा दम तोड़ देती है, तो दोबारा तहरीक में जान डालना बड़ा मुश्किल होता है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल अभी इलेक्शन नहीं चाहती है। पीपल्स पार्टी अगर आज इलेक्शन हो जाएंगे तो पीएम ऐलान आ जाएगी। पीपल्स पार्टी ने क्या गेम करना है, वही सिंध में बैठेंगे, दोबारा फिर चले जाएंगे। दे नीड 1 साल 1.5 साल उनको पंजाब में जाएं, बैठें, ऑर्गेनाइज करें, रीऑर्गेनाइज करें, रीस्टैब्लिश करें, जेलों को कुछ नाराज को वापस लेकर आएँ, 10-15 सीटें निकालें, फिर जनरल इलेक्शन का फ़ायदा है। इसलिए ये कुछ भी नहीं होना। जो ट्रम्प कार्ड है वो इस वक्त तरीन ग्रुप के पास है, जहांगीर तरीन के पास। अगर देखना ये है कि वो किस तरफ जाते हैं। उनको अभी पीटीआई मेरे ख्याल में मिनिस्ट्रीज कर रही है, ये क्या क्या उनको लाते हैं, पंजाब में कितनी मिनिस्ट्री देते हैं। प्रॉब्लम ये कि हमारा कल्चर ये हो चुका है, ब्लैकमेलिंग इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर नाउ। तो वो जो एक इमरान खान चाहते थे वो अब नहीं कर सकते, करेंगे तो अभी आज उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो इतनी कामयाब होगी, लेकिन सियासी माहौल गर्म है, एनीथिंग कैन हैपन आफ्टर 2-3 वीक्स। ठीक है, यानी 2-3 हफ्तों में कुछ भी हो सकता है, ये आप कह रहे हैं। नाज़रीन, हमारे एनालिस्ट की राय, और जब यही सवाल हमने सोशल मीडिया पर अपने सार्फिन के सामने रखा कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं, तो मौजूदा सियासी हालात में किसका पलड़ा भारी होगा? 61% लोगों का ख्याल यह है कि जनाब हुकूमत का पलड़ा भारी होगा, लेकिन 39% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि जी नहीं, हुकूमत का नहीं बल्कि ऑपोजिशन का पलड़ा भारी होगा। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एनबीसी अगर तो अदम एतमाद आ जाती है अब, तो आपके ख्याल में कामयाब होगी? देखिए, अदम एतमाद जब ही आएगी जब ही यकीन हो जाए कामयाब होगी, वरना उससे पहले लाकर वो इस तरह पहले आज भी कल भी एक अगला का बिल मंजूर हुआ है, वो अचानक सरप्राइज हुआ और वो भी मंजूर हो गया। हुकूमत सरप्राइज दे रही है, जब चाहती है बिल पेश कर देती है। ये अपना काम पूरा करेंगे, और जब तक कि नवाज शरीफ साहब भी तैयार हो गए, कायल हो गए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, आईनी रास्ता यही है। लेकिन ये दाने पूरे करने हैं इनको, और अभी तक दाने पूरे नहीं हैं। जब तक जहांगीर तरीन वगैरह या कोई और इनको सॉलिड वो नहीं देगा, यकीनदानी नहीं कराएगा, उस वक्त तक तहरीक एतमाद पेश नहीं होगी। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब। देखें, ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। मरियम नवाज की आज आपने बात सुन ली, रिस्क लेने की बात है। अगर रिस्क हो जाता है फेल, मींस इनके लोकल बॉडीज इलेक्शन में दे विल लूज, बिकॉज देन पीपल विल नो कि हु इज बिकमिंग स्ट्रांग और कौन इलेक्शन में आगे जीत रहा है। एकदम लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर कामयाब होती है, इट विल गिव ट्रेमेंडस बूस्ट इन पंजाब में लोकल बॉडीज पे। तो आई थिंक दे शुड बी वेरी केयरफुल, बट आई थिंक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, और ना ही पीडीएम के पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि वो दूध की नहरें लेंगे 1 महीने साल के अंदर और बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, जुनैरा। देखिए, पॉलिटिक्स में तो कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता, हमने यही सुना है। इसका बहुत सादे अल्फाज में मतलब ये है कि हमारे पे एतबार ना करना या हमारे पे मत रहना।
तो सारे यही कह रहे हैं कि आप लाएं तो फिर हम आप तहरीक लाएं, हम आपको बता देंगे हम आपके साथ हैं कि नहीं। तो ये सारे एक दूसरे को टाल मटोल कर रहे हैं, और अगर फ़र्ज़ करें ये ले आते हैं और फेल हो जाते हैं, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस पे, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो। तो मेरा नहीं ख्याल, ये बहुत समझदार लोग हैं, ये इस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक, अंबर। देखिए, उसी दिन पता चलेगा कामयाब होगी, जब ये पेश होगी और फिर वोटिंग होगी तभी पता चलेगा कि कामयाब होगी या नहीं। और मैं भी ये समझती हूँ कि अगर ये नाकाम हुई तो ये ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मैं तो नहीं मानता ये ऑपोजिशन के लिए धचका होगा, क्योंकि आम आदमी इसकी नाकामी के बाद क्या पीटीआई को वोट डालना शुरू कर देगा? महंगाई का सारा नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा, लोग फ़ौरन वापस, जो पिछले ज़िमनी इंतखाबात ऑपोजिशन जीत रही है यकदम वो सारे लोग उठकर पीटीआई को वोट डालना शुरू हो जाएंगे। क्या बदम एतमाद नाकाम हो गई है तो लिहाजा अब हमने पीटीआई को वोट डालना है? मैं तो नहीं ये मानता कि इसकी नाकामी के बाद कोई आम आदमी जो है वो हुकूमत के हक़ में हो जाएगा, और आम आदमी जो है वो इशारों पर वोट डालता है। वो इशारों के लिए तो आरटीएस बंद करना पड़ता है, कोई ईवीएम लाना पड़ता है, वो और बातें हैं, लेकिन लोगों की राय को इशारों पर नहीं बदलती। ठीक है, आपके ख्याल में लोगों की राय नहीं बदलेगी अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं भी होती? मैं ये नहीं समझ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।